नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक से करते हैं, यानी एक हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये की जाती है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस मरतबा भी हम अपना प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं, जिसमें जो इस तरह है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ज़िम्मे एक ऊँट है और मैं ऊँट ख़रीदने की कुदरत रखता हूँ, लेकिन बाज़ार में ऊँट नहीं मिलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 बकरियाँ ख़रीद कर उन्हें ज़ुबह करो। तो बहरहाल आपने देखा कि किस तरह इस्लाम दीन फितरत है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हिंदुस्तान भर में जो गौ रक्षक है, ख़ुद साख्ता गौ रक्षक है, जो शरपसंदी फैला रहे हैं और मुसलमानों को हमलों का निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जैसा कि मौलाना अरशद बंदी ने कहा है कि गाय को कौमी जानवर करार दिया जाए और इसे कोई ज़ुबह ना करे। तो आपको बता दूं कि जहाँ तक गाय का सवाल है, गाय ज़ुबह नहीं की जाती बल्कि बैलों को ज़ुबह किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो सियासी बैल हैं, पॉलिटिकल जो बैल है, वो इस पर भी एतराज़ करने लगे हैं और अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए, अपने आप को ब्लैकमेल करते हुए दौलत कमाने के लिए ये लोग अजीब गरीब मसले पैदा कर रहे हैं। और हालांकि आपने देखा कि डॉक्टर्स की जानिब से बाज़ाब्ता किसानों को ये चिट्ठी दी जाती है, ये एक लेटर दिया जाता है, एक तस्दीक नामा दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जो किसान अपना बैल फ़रोख्त कर रहा है वो काश्तकारी के लिए या फिर आप हल चलाने के लिए नाकारा हो गया है, ऐसे में उसे बेच दिया जा सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये गायों को नहीं ज़ुबा किया जाता, फिर एक बार कह रहा हूँ, ये बैलों को ज़ुबा किया जाता है। लेकिन जो ये सियासी बैल हैं, चाहे वो किसी ओहदे पर फायद हो, हम उसे बैल ही कहेंगे। अब वैसे भी कम्युनल जो फ़िरका परस्त ताकतें होते हैं, उन्हें हम बबांगे दहल कम्युनल डॉग्स कहते हैं और फ़िरका परस्त कुत्ते कहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम एक हिंदुस्तानी हैं, हमें सहाफ़ी है और हमारा हक़ बनता है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और उन लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं जो अपनी फ़िरका परस्ती के ज़रिए, अपनी शर पसंदी के ज़रिए, अपनी नफ़रत अंगेज़ी के ज़रिए हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हिंदुस्तान के तरक्की के अमल को रोक रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमान करोड़ों की तादाद में आप देखेंगे कि बकरीद के मौके पर बकरे ख़रीदते हैं और बड़ा जानवर भी ख़रीदते हैं, जिसके नतीजे में हिंदुस्तानी मईशत को ज़बरदस्त सहारा मिलता है। करोड़ों रुपए की हिंदुस्तान को आमदनी होती है, यानी किसानों को आमदनी होती है। उन किसानों को जिन बेचारों के बैल यानी नाकारा हो जाते हैं, वो किसान बाज़ार में लाकर ये बैल फ़रोख्त करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो गौ रक्षक है, ख़ुद साख्ता यानी ये गुंडे हैं और ये गाय के नाम पर माशरे में बदअमनी फैला रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ तो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इनका वो हाल कर देना चाहिए कानून की निफाज कानून की एजेंसियों की जानिब से कि ये दोबारा चलने फिरने के काबिल ना रहें और ना ही किसी यानी माशरे में शरपसंदी की दोबारा कोशिश कर सकें। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमानों को चाहिए कि अगर इस तरह की बेचैनी मुल्क में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत की लहर पैदा करते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करने की अगर कोशिश की जा रही है, तो मुसलमानों को भी चाहिए कि ये गाय की जो कुर्बानी होती है यानी बैल की जो कुर्बानी दी जाती है, उसे रोक दें, उसे ख़रीदें नहीं। और उसके बाद देखें इनका क्या बुरा हाल होगा अगर जानवर किसानों के खेतों में सड़ते रहें और मरते रहें, तो फिर किसानों का जिस तरह नुकसान होगा, कल किसान ही आपके घर पे लाकर बैल पहुंचा देंगे और ये जो गौ रक्षक है उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो किसानों को रोक सकें। तो बहरहाल किसानों की मदद तो हो जाती है बकरीद के मौके पर बड़े पैमाने पर। और आप देखेंगे कि किसान न सिर्फ नए बैल ख़रीदते हैं बल्कि अपने बेटियों की शादियाँ करते हैं, अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं और दूसरे अखराजात भी उससे पूरे कर लेते हैं। लेकिन ये जो दहशतगर्द है, ये जो मैं तो गौ रक्षक
विश्लेषकों को दहशतगर्द कहता हूँ, क्योंकि ये हिंदुस्तान में दहशत फैलाते हुए हिंदुस्तान की तरक्की का अमल रोक रहे हैं। खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले इस तरह के लोगों पर तनकीद की थी और आप उनका वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये अपने फ़ायदे के लिए गाय को जो है वो एक जानवर को मसला बना रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताना ज़रूरी है कि जहाँ तक ज़बिया गौ का सवाल है, आप 1-2 साल, मुसलमान अगर 1 साल 2 साल भी अगर बैल नहीं काटेंगे, बैल की कुर्बानी नहीं देंगे, तो आपको कुछ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके पास बकरे हैं, आपके पास मेंढे हैं, आपके पास दुम्बे हैं, उसकी आप कुर्बानी दे दीजिए। और आप याद रखिए कि हो सकता है कुछ महंगा हो जाए, लेकिन अल्लाह की राह में अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें महंगाई नहीं दिखनी चाहिए, बल्कि जो कुछ हो सके अपनी तरफ से करना चाहिए। अल्लाह खुद साजगार है, अल्लाह मददगार है, अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो बहरहाल फ़िरका परस्तों को शिकस्त देने के लिए आपका ये अहद करना ज़रूरी होगा कि आप यानी बैल नहीं ख़रीदेंगे, और अगर बैल नहीं ख़रीदेंगे तो ये जो बैल है, इन बैलों को अकल आएगी। तो कहने का मतलब है ये जो नानासिर है बैलों से भी बदतर है, यानी कुंद जहन होते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये गोबर खाते हैं और गाय का पेशाब पीते हैं, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हो गई है। तो बहरहाल अब इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए और आप बैल ज़ुबान मत कीजिए, बैल ज़ुबान करने से गुरेज कीजिए, फिर देखिए आप क्या होता है। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूं मैं मगरबी बंगाल से है, और मगरबी बंगाल में आपको बताना ज़रूरी है कि किस तरह शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बने। आपको मालूम है कि ये कभी किसी ज़माने में तृणमूल कांग्रेस के जो सरबराह हैं और साबिक़ चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी के नाक का बाल थे। तो बहरहाल इस तरह के जो बाल होते हैं नाक के, कान के, और जहाँ जहाँ के आप यानी उनकी ग़ुर्बत को मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ, तो ये नाक के बाल हुआ करते थे। और अब आप देखिए कि क्या हाल हो गया है। वो आज ममता बनर्जी से मुकाबले पर उतर आए हैं और ममता बनर्जी को उन्होंने शिकस्त दी है, और कैसे शिकस्त दी है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि ममता बनर्जी हो या तो दूसरे अपोजिशन कायदीन हो, वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी ने हेरा फेरी के ज़रिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ नेक्सस के ज़रिए या साजबाज के ज़रिए और मरकज़ी एजेंसियों को इस्तेमाल करते हुए, पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए, और कम अज़ कम 100 सीटों पर वोट चुराते हुए या वोटों को लूटते हुए इक़्तिदार हासिल किया है, और ये उसकी कामयाबी नहीं बल्कि उसकी शिकस्त है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि ममता बनर्जी की रियासत मगरबी बंगाल में किस तरह के हालात पैदा किए गए हैं। अब शुवेंदु अधिकारी अब तो कुछ ना कुछ बताएंगे मरकज़ी क़यादत को, बीजेपी को, अमित शाह को, मोदी को ये बताएंगे, RSS को ये बताएंगे कि भाई मैं काम का आदमी हूँ, मैं उसी तरह का आदमी हूँ जिस तरह योगी आदित्यनाथ हैं जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहता है। फिर आप देखेंगे कि हिमंता बिस्वा शर्मा है, वो भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में बदनाम है। हालांकि उसकी पैदाइश कहाँ हुई आप अच्छी तरह जानते हैं, उसके माता पिता कौन है, यानी पॉलिटिकल माता पिता के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसी के माता पिता पर हमारे को एतराज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम हर किसी के माता पिता का एहतराम करते हैं, क्योंकि हम अपने माता पिता का एहतराम करते हैं इसलिए। तो बहरहाल आप देखेंगे कि उसकी पैदाइश कहाँ हुई, कांग्रेस के यानी कांग्रेस के कमरे में उसकी पैदाइश हुई, और अंदाज़ा जी की पैदाइश किस तरह हुई होगी आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल वो बेचारा भी मुसलमानों के खिलाफ बकवास करता है और उसकी मजबूरी है। तो बहरहाल अब देखना है कि शुवेंदु अधिकारी भी इसी तरह की मजबूरी का मुजाहरा करते हुए मुसलमानों के खिलाफ बकवास करेंगे। वैसे तो उन्होंने बकवास शुरू भी कर दी है, इंतखाबात के दौरान भी बकवास की थी और अब भी बकवास कर रहे हैं। ना सिर्फ बकवास कर रहे हैं बल्कि अमली इक़दाम के ज़रिए अब आपको बता दूं कि हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ इनको भी यानी योगी आदित्यनाथ को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। तो बहरहाल अब वहाँ पर शुवेंदु अधिकारी की हुकूमत ने एक नया हुक्मनामा जारी किया जिस पर फौरी तौर पर अमल करने की हिदायत भी दे दी गई है विद इमीडिएट इफेक्ट। और वो हुक्मनामा ये है कि मगरबी बंगाल के तमाम ये मॉडल मदरसे हैं या मदारिस हैं, वहाँ पर यानी आप देखेंगे कि किस तरह लाजमी करार दिया गया है वंदे मातरम। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि ये तासुब है, ये जानिबदारी है। मुसलमानों ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था उस वक्त भी जबकि मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत थी, उस पर भी वाज़ेह कर दिया था कि हम इस तरह के शिरकिया जो कलमात होते हैं उसे नहीं कह सकते, क्योंकि
ہم اپنے خدا کے آگے، اپنے اللہ کے، اپنے رب کے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، کسی اور کے آگے ہم سر نہیں جھکاتے، تو آپ اندازہ کر دیجئے، آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن کوئی مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں مانتا، تو یہ اسلام ہے۔ اسلام میں واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ اپنے ایک ہی رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنا سر جھکاتا ہے، دوسروں کے سامنے یا کسی انسان کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ تو بہرحال ان شرکیہ کلمات کو لازمی قرار دینا یہ تعصب اور جانبداری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اگر دنیا میں مسلمان کسی سے محبت کرتا ہے سب سے زیادہ تو وہ اپنے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہتا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیونکہ خدا صرف ایک ہوتا ہے، خدا عبادت کے لائق ہوتا ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ تو بہرحال آپ اندازہ کیجئے یہ ہمارا ایمان ہے، اور ایسے میں اگر آپ کفریہ کلمات کہتے ہیں اور تو وہ غلط ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ آپ مدرسوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہے ہیں، کب تک نشانہ بناؤ گے؟ آپ کب تک مسلمانوں کے خلاف زہر اگلے گے؟ کب تک مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑو گے؟ کب تک مسلمانوں کو لو جہاد، لینڈ جہاد، UPSC جہاد اور تھوک جہاد، فلاں جہاد کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بناؤ گے؟ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ یاد رکھیے جب ظلم حد سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ظالم کی خیر نہیں ہوتی۔ ظالم کا وہ حال ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ یعنی توبہ کرنے لگتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا ہے، اور تاریخ گواہ ہے، اور تاریخ کوئی پرانی تاریخ بیان نہیں کر رہا ہوں، آزاد ہند کی تاریخ میں کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، اس کے بعد جو حالات ہوئے ہیں وہ حالات پھر ماتا یاد آ گئی ہے یا پتا یاد آ گئے ہیں، وہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ بحیثیت ہندوستانی، بحیثیت صحافی میں یہ کہہ سکتا ہوں، یہ میرا حق ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان ترقی کرے، ہندوستان کو فرقہ پرست درندے جانبداری کے ذریعے، تعصب کے ذریعے ہندوستان کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ مذہب کے نام پر لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ارے میرے بھائی، تمام کے تمام ہندوستانی آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ سوچیے آپ، کیونکہ ہندوستان کے اگر تقدیر کے فیصلے اگر آپ مسلمانوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو ہندوستان کے تقدیر کے فیصلے مسلمانوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے۔ یہ یاد رکھ لیجئے، سکھوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتے، دلتوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے، اور ہمارے ہندو جو بھائی ہیں ان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف بہانوں سے آپ نئے نئے احکامات جاری کریں گے، مدرسوں پر پابندی عائد کریں گے، فلاں مدرسوں پر لازمی قرار دیں گے کہ مدرسوں میں بھی وندے ماترم پڑھا جائے، تو یہ چلنے والی بات نہیں ہے۔ یہ سمجھ، اور اس سلسلے میں عدالتوں کو، خاص طور پر سپریم کورٹ کو آگے آنا چاہیے۔ سپریم کورٹ اگر آگے نہیں آتی یا ہائی کورٹ آگے نہیں آتے تو پھر ہندوستان کو کون بچائے گا؟ آج ہندوستان کو بچانے والی صرف عدلیہ ہی ہے، اور ویسے تو تمام ادارے میں سمجھتا ہوں کہ مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں اور تلوے چاٹو ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب عدلیہ ہی ہندوستان کو بچا سکتی ہے۔ اگر عدلیہ انصاف نہیں کر پائے گی تو سمجھے کہ ہندوستان تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ جو ہمارے دشمن چین ہو یا پاکستان ہو، یہی چاہتے ہیں کہ ہندوستان تباہ ہو جائے، ہندوستان تقسیم ہو جائے، ہندوستان کو مذہبی خطوط پر تقسیم کر دیا جائے۔ یہ پاکستان اور چین چاہتے ہیں، ہمارے دشمن چاہتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دشمنوں کے جو خواہشات ہیں وہ ارمانوں کو یہ فرقہ پرست درندے پورا کر رہے ہیں اور اقتدار کے نشے میں پورا کر رہے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اقتدار پر کوئی ہمیشہ براجمان رہنے والا نہیں ہے، اقتدار پر برقرار رہنے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کو بتا دوں کہ آج یہ تخت پر ہیں، کل تختے پر آ سکتے ہیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے، تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تم حکمراں بنے ہو، تم نے حلف لیا ہے تمام عوام کی خدمت کرنے کا، اور لیکن تم حلف برداری کی بھی خلاف ورزی کرتے ہو، عہد نامے کی خلاف ورزی کرتے ہو، تو تمہاری جو تم میں جھوٹ بھری ہوئی ہے، تمہیں تعصب بھرا ہوا ہے، تمہیں جانبداری بھری ہوئی ہے، تمہیں مکاری عیاری بھری ہوئی ہے، اور تم ہندوستان کو بالواسطہ طور پر یعنی انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی جو ہے نقصان پہنچا رہے ہو۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن ایک دلچسپ خبر بھی ہمارے پاس ہے، اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ دلچسپ خبر کیا ہے، اور وہ خبر یہ ہے، لیکن وہ دلچسپ خبر یہ ہے کہ کس طرح چیف جسٹس آف انڈیا نے نوجوان سے متعلق متنازع ریمارک کیا تھا۔ ان کو کاکروچ کہا تھا، یعنی بے روزگار نوجوانوں کو کاکروچ کہا تھا، اور یہاں تک کہ آپ کو بتا دوں کہ کاکروچ کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیڑے مکوڑوں سے ہندوستان کے بے روزگار نوجوانوں کا یعنی تقابل کیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ نوجوان جو بے روزگار ہیں، کچھ بے روزگار نوجوانوں کو
काकरेज की तरह निज़ाम पर हमलावर होते हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ बेरोज़गार नौजवान काकरोच की तरह निज़ाम पर हमलावर होते हैं और सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ सरगर्म कारकुन बन जाते हैं। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये चाहिए कि क्या हुकूमत अगर महंगाई बढ़ाती है या महंगाई पर कंट्रोल करने में नाकाम होती है तो क्या आम आदमी आवाज़ नहीं उठा सकता? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसका जवाब देना चाहिए। क्या आम आदमी तबाही और बर्बादी बर्दाश्त करता रहेगा? क्या आम आदमी मजहबी खतूत पर तकसीम होता रहेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहते हैं इस सिलसिले में? उन्हें अपने ख्याल का इजहार करना चाहिए। आज फिरका परस्त दरिंदे यानी कम्युनल डॉग्स, ये पूरे चैलेंज से कह रहा हूं, बबांगे दहल कर रहा हूं, आज कम्युनल डॉग्स हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को मजहबी खतूत पर तकसीम करना चाहते हैं। अगर इसके खिलाफ मैं आवाज उठाता हूं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहते हैं? क्या यह गलत है? क्या मैं हिंदुस्तान को बचाने के लिए इस तरह की आवाज ना उठाऊं, इंसाफ की आवाज ना उठाऊं, हक की आवाज ना उठाऊं? ये नहीं कह सकते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या कहना है उन्हें यह बताना होगा। और अहम बात यह है कि वो नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच कहते हैं। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर इंसाफ के करते हैं तो फिर उन लोगों को क्या कहेंगे? और उन लोगों के क्या दरिंदा कहेंगे जो नौजवानों को बेरोजगार कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार देने में नाकाम रहे हैं और रोजगार बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है? उन अनासिर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहेंगे? नौजवानों को तो उन्होंने कॉकरोच कह दिया, तो क्या हम इनको कुत्ते कहेंगे, डॉग कहेंगे, क्या कहेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मैंने कुछ नौजवानों के लिए बात की थी। अरे मेरे भाई, अगर बात की थी तो आप हुकूमत की तायद में क्यों बात कर रहे हैं? क्या हुकूमत महंगाई बढ़ाती है तो क्या आप हुकूमत को रोक सकते हैं? पेट्रोल की कीमत में आपको बता दूं कि क्या एक हफ्ते में 2 मरतबा इजाफा हुआ है। क्या आपने आगे बढ़कर कहा कि पेट्रोल की कीमत में तुमने इजाफा क्यों किया है? डीजल की कीमत में तुमने क्यों इजाफा किया है? क्या हुकूमत को तुमने तंबीह की है? यह सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सारा हिंदुस्तान कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि नौजवान ये जो है सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात को मुनसिफाना करार देते हैं कि आज जो महंगाई हिंदुस्तान में बढ़ रही है उसके लिए हुकूमत जिम्मेदार नहीं है? क्या हुकूमत के खिलाफ आवाम को आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या हुकूमत के खिलाफ आवाम को बोलना नहीं चाहिए? वो अंधे, बहरे और गूंगे हो जाना चाहिए? क्या गांधी जी की बंदरों की तरह आंख, कान और नाक पर या मुंह पर हाथ रख लेने चाहिए? यह सोचने वाली बात है। तो बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नौजवानों का तकाबुल जिंगरों से किया है, कीड़ों से, मकड़ों से किया है। आज जिंदगी का माहौल है, आज नौजवानों का माहौल है, आज नौजवानों की चल रही है सारी दुनिया में। और यकीन मानिए कि अगर नौजवान हिंदुस्तान का बेदार हो जाए तो इस तरह की बातें करने की किसी में हिम्मत नहीं होगी, जुर्रत नहीं होगी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक ये कॉकरोच कह दिया है बेरोजगार नौजवानों को, तो आपको बता दूं कि अब एक तहरीक हिंदुस्तान में शुरू हो गई है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से ये तहरीक शुरू हुई है और अभिजीत दीपक नामी नौजवान ने तंजिया तौर पर यह तहरीक शुरू की है और इससे लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। और कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया ने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया है। और आपको ये बता दूं कि इंस्टाग्राम पर इस पार्टी के फॉलोअर्स की तादाद 12 मिलियन तक पहुंच गई है, जबकि बीजेपी को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि बीजेपी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि क्यों हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं हम नॉलेज भी देते हैं, इंफॉर्मेशन भी देते हैं और आपको ये बताना जरूरी समझते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच का इस्तेमाल क्यों किया होगा आपको हम बताते हैं, उसकी वजह भी बताते हैं। हिंदुस्तान की जो आबादी है 145 करोड़ है और आपको बता दूं कि एक एक घर में, हिंदुस्तान के एक एक घर में मैं समझता हूं कि हजार से ज्यादा कॉकरोचेस यानी झिंगर पाए जाते हैं। और आपको यह भी बता दूं कि अगर हिंदुस्तान की आबादी एक तो 45 करोड़ ज़रबे 1000 अगर रख देंगे तो ये आबादी बहुत ज्यादा हो जाएगी, नाकाबिले तस्वुर हो जाएगी। तो झिंगरों की आबादी जो है हिंदुस्तान में इंसानी आबादी, जानवरों की आबादी से मैं समझता हूं कि यानी हजारों गुना ज्यादा है। और इस सिलसिले में हमारे चीफ जस्टिस अगर आदद शुमार पेश करते तो बेहतर होता, लेकिन उन्होंने आदद शुमार पेश नहीं किए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि दुनिया में अगर देखा जाए तो जो अनवा अक़साम के जो फल पाए जाते हैं उसी तरह किस्म के लोग भी पाए जाते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी है, उनके ख्यालात अलग है, हमारे चीफ जस्टिस है, उनके ख्यालात अलग हैं। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़। तो आपको बताने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ किस्म के लोग पाए जाते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, किसी में इंसानियत होती है, किसी में शैतानियत होती है, किसी में इंसानियत का बहुत ज़्यादा जज्बा पाया जाता है, किसी में दरिंदगी का जज्बा पाया जाता है, कोई इंसाफ पसंद होता है जबकि कोई इंसाफ
کا قاتل ہوتا ہے، یعنی انصاف سے کھلواڑ کرنے والا ہوتا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انصاف بہت بڑی طاقت ہے، سچائی بہت بڑی طاقت ہے، جمہوریت بہت بڑی طاقت ہے، سیکولرزم بہت بڑی طاقت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا نے کچھ بے روزگار نوجوانوں کو، ان کا کہنا ہے میں نے تمام نوجوانوں کو نہیں، کچھ بے روزگار نوجوانوں کو کاکروچ کہا ہے۔ تو بہرحال کاکروچ پارٹی آف انڈیا وجود میں آ گئی ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا میں معلومات جیسا میں آپ کو دوں گا کہ دنیا میں کم از کم، جیسا کہ میں نے کہا کہ اچھے برے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو دنیا میں جو دنیا کی آبادی ہے وہ اب 9 ارب تک پہنچ رہی ہے۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی آبادی کا جو یعنی 800 ارب تک پہنچ رہی ہے دنیا کی آبادی۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں تک جھنگروں کی اقسام کا سوال ہے، دنیا بھر میں 4000 تا 4600 اقسام جھنگروں کے پائے جاتے ہیں، یعنی کاکروچز کے پائے جاتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ہندوستان میں کتنے قسم کے کاکروچ ہوتے ہیں؟ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جہاں تک کتوں کا سوال ہے، کتے کئی قسم کے ہوتے ہیں، حقیقی کتے بھی ہوتے ہیں، اور جو فرقہ پرست جو کتے ہوتے ہیں ان سے کہیں زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان میں 190 قسم کے کاکروچز یعنی جھنگر پائے جاتے ہیں۔ صرف کچھ اقسام ہی انسانی بستیوں میں رہتے ہیں اور باقی انسانی بستیوں سے ہٹ کر رہتے ہیں۔ ویسے بھی ہندوستان میں گرمی بہت زیادہ ہے، بارش کئی شمال میں جائیں تو وہاں پر بارش بہت زیادہ ہے، تو بیچارے کاکروچ کی زندگی بارش میں بھی تباہ ہو جاتی ہے اور گرمی میں بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال کاکروچز کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں، اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ ڈسیکشن جو ہوتا ہے کاکروچز کا یا جھنگر کا، اس کے ڈسیکشن کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد یہ بتانا پڑتا ہے کہ کاکروچ کے جو ریپروڈکشن آرگن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ یعنی بااثر ہوتے ہیں، اور کاکروچ کی جو ریپروڈکشن ہوتا ہے یا پروڈکشن ہوتا ہے بہت تیزی سے ہوتا ہے، یعنی بار بار کاکروچز کے آبادی میں اضافہ ہوتے رہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے گھر میں جھنگر ہے تو پھر آپ ضرور چیف جسٹس آف انڈیا کو ضرور یاد کیجئے کہ انہوں نے کس طرح نوجوانوں کے بارے میں کاکروچز کی بات کی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کاکروچز پارٹی آف انڈیا جو ہے وہ اس کے انسٹاگرام پر فالوورز کی تعداد 11 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، اور اس معاملے میں اس نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور جس کے انسٹاگرام پر 8.8 ملین فالوورز ہیں۔ تو بہرحال ایکس پر دیکھیں گے، یعنی ٹویٹر پر یا ایکس پر آپ دیکھیں گے کہ کاکروچ پارٹی آف انڈیا کے اکاؤنٹ کو وتھہیلڈ کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے۔ تو یہ جمہوریت میں کیا ہے، دیکھیے آزاد صحافت ہے، کم از کم ہمارے چیف جسٹس کو آگے آتے ہوئے ایکس پر جس طرح کاکروچ پارٹی آف انڈیا کے اکاؤنٹ کو وتھہیلڈ کیا گیا ہے اسے برخاست کرنا چاہیے۔ تو بہرحال چیف جسٹس آف انڈیا نے ایک نیا یعنی پینڈورا باکس کھول دیا ہے، اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ ویسے بھی ناظرین، جہاں تک آسام کا سوال ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ فرقہ پرستی میں آسام کے چیف منسٹر ہمنتا بسوا سرما تمام بی جے پی چیف منسٹروں کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مرکز میں ایک اہم مقام حاصل کرے، اور وزیر اعظم نریندر مودی جو ضعیف ہو چکے ہیں، ضعیف العمر ہو چکے ہیں اور میلوڈی میں بہت زیادہ دلچسپی لینے لگے ہیں، تو بہرحال انہیں گھر کا راستہ بتاتے ہوئے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس معاملے میں تو اپوزیشن کہتی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے بس کی بات نہیں ہے حکومت کرنا۔ تو بہرحال وزیر اعظم نریندر مودی تو اب 76 سال ان کے چل رہا ہے اب زندگی کا، تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، عمر میں بڑھتی ہے یا پھر عمر گھٹتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ گھٹنے کا مطلب یہ کہ وہ وزیر اعظم کے عہدے پر برقرار رہتے ہیں۔ ویسے بھی امت شاہ خود پر تول رہے ہیں کہ عہدے وزارت عظمیٰ پر فائز ہو جائیں۔ تو بہرحال اب دیکھنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے بعد کون، کیا امت شاہ وزیر اعظم بنیں گے، یا پھر یوگی آدتیہ ناتھ جو RSS کے لیے پوسٹر بوائے کی حیثیت رکھتے ہیں وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوں گے، یا ہمنتا بسوا سرما جو بہت زیادہ اپنے آپ کی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہوئے، وہ بھی اس لائن میں شامل ہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ بی جے پی میں اور خود سنگھ پریوار میں کہ اب مودی کے بعد کون۔ تو بہرحال امت شاہ کا حق بنتا ہے، بیچارے امت شاہ مودی کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ رہے ہیں، اور جس انداز میں انہوں نے یعنی مرکزی ایجنسیوں کو حکومت کے حق میں لایا ہے، حکومت کے فیور میں لایا ہے، حکومت کے اشاروں پر جس طرح مرکزی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، یہ میں نے کہہ رہا ہوں، خود شرد پوار جیسے لیڈر نے کہا کہ کم از کم 10 مرکزی ایجنسیاں حکومت کے اشاروں پر کام کر رہی ہے، اور جس میں الیکشن کمیشن آف انڈیا جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ تو بہرحال آسام میں فرقہ پرستی اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر حالیہ عرصے کے دوران اسمبلی انتخابات ہوئے جس میں بی جے پی نے کامیابی حاصل کی، اور ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ فرقہ پرستی میں
मज़ीद इजाफा हो गया है। एक मुस्लिम खातून को आसाम ट्रेन में वो सफ़र कर रही थी और कपड़े, उसका पर्दा हिजाब देखकर, या देखिए उसके कपड़े और उसके जो सर पर उसने पल्लू ओढ़ रखा था उसे देखकर उसके सामान की तलाशी ली गई, उसको गालियाँ दी गई और उसे बांग्लादेशी करार दिया गया। तो आप अंदाज़ा कीजिए उस खातून को जलील किया गया सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान थी। तो इस तरह के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल किया गया, फेसबुक पर भी लाखों लोगों ने इसका मुशाहिदा किया और इसके बाद कई सियासी कायदीन बशमुल असदुद्दीन अवैसी ने इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। अब अंदाज़ा कीजिए कि अदालत तुम्हारी, मुंसिफ तुम्हारा और जेलें तुम्हारी, कानून तुम्हारा, तो फिर इंसाफ कौन करेगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन अगर अदालतें आज खुद नोटिस देती हैं, सो मोटो एक्शन लेती है, तो यकीन मानिए कि इस खातून को इंसाफ मिल सकता है, वरना इंसाफ नहीं मिलेगा। और आपको बता दूं कि किस तरह उस खातून को यानी जलील किया गया। 16 मई को ये वाक़या पेश आया और सलचर गुवाहाटी पैसेंजर ट्रेन में ये वाक़या पेश आया। उस खातून की शनाख्त शमशाद बेगम की हैसियत से की गई है, वो नागालैंड जा रही थी। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, इस तरह का वाक़यात का इंतज़ार किया जाना चाहिए। और दूसरी खबर की तरफ हम लिए चलते हैं। तेलंगाना के ज़िले मेदक में आपको बता दूं कि महाराष्ट्र से हैदराबाद लाई जा रही 10 मारुति नई कारें जो है वो जलकर खाकस्तर हो गई है। बाज़ खबरों में बताया गया है कि 10 नहीं बल्कि 8 गाड़ियों को ये गाड़ियाँ जलकर खाकस्तर हुई हैं, मारुति कारें। तो बहरहाल ये कहा जाता है कि कंटेनर ट्रक जो था उसमें शॉक सर्किट हुआ है या फिर टेक्निकी खराबी थी, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी और ये जो गाड़ी नेशनल हाईवे 44 तोपरान से गुजर रही थी, ये आग भड़क उठी और 10 नई मारुति गाड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई हैं। लेकिन मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि 8 गाड़ियों के बारे में कहा जा रहा है कि 8 गाड़ियां खाकस्तर हुई हैं, जलकर खाकस्तर हुई हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि नॉर्वे के दौरे के बाद तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ आपको बता दूं मेलोडी की कदर में भी इजाफा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है कि रुपये की कदर में मुसलसल गिरावट है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उस वक्त बहुत ज़्यादा चीखा करते थे, चिल्लाया करते थे और कहते थे कि मुल्क को यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत तबाह व बर्बाद कर रही है। ऐसे में आपको बता दूं कि नॉर्वे के दौरे के मौके पर उन्होंने यानी जिस अंदाज़ में इटली के दौरे के मौके पर उन्होंने मेलोडी पेश की है मेलोनी को, तो वो अब सारे दुनिया में मौज़ूए बहस बने हुए है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि नॉर्वे में उन्होंने जैसे एक सहाफ़ी की, नॉर्वे की सहाफ़ी के सवालात के जवाबात नहीं दिए, खामोशी इख्तियार की। और उसके बाद आपको बता दूं कि किस अंदाज़ में आफ्टन पोस्टन एक अखबार है, वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कार्टून शाया किया गया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को स्नेक चार्मर यानी सपेरे की हैसियत से पेश किया गया है। और सपेरा है कि बैठा हुआ है, यानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और वो बांसुरी बजा रहे हैं और बांसुरी बजा कर आप देखेंगे कि सांप को नचा रहे हैं। लेकिन जो सांप है वो सांप हकीकत में नहीं बल्कि वो पेट्रोल और डीजल का पाइप है, वो नाचता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जा रहा है, उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि एक क्लेवर एंड स्लाइटली अनोइंग मैन, यानी हर चीज़ को नज़रअंदाज करने वाला और मैं ये शख्स है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उन्हें मक्कार भी कहा गया, उन्हें चालाक भी कहा गया। हम बहुत बुरी बात है। और हिंदुस्तान में आपको बता दूं कि ट्रोलिंग हो रही है उसकी। और दूसरी अहम बात ये आपको नाज़रीन बता दूं कि किस तरह के हालात वहाँ पर पैदा किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म तो एक तरफ कहते हैं कि आप बैरूनी दौरे ना करें, यानी हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा देते हैं कि बैरूनी दौरों से गुरेज करें, और अब वो खुद ही बैरूनी दौरे कर रहे हैं। वैसे नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक हज बैतुल्लाह का सवाल है, वहाँ आज़मीन हज की ज़बरदस्त खिदमत की जा रही हैं। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि वहाँ पर तकरीबन 1735 मर्द व ख़वातीन को हरमैन शरीफैन खादिमुल हरमैन शरीफैन जो है उन्होंने मदऊ किया है। उनकी दावत पर ये लोग तशरीफ़ लाए हैं। इनको भी सादत हज हासिल होगी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी का शर्फ भी हासिल होगा। तो बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक एज़ाज़ है। और हरमैन खादिम हरमैन शरीफैन ने इन लोगों को मदऊ किया है, जिनमें आप देखेंगे कि गैर मामूली शख्सियतें होते हैं, जिनमें सहाफ़ी भी शामिल होते हैं, जिसमें माहिरीन तालीम भी शामिल होते हैं, उलमा व मशाइखीन भी शामिल होते हैं। और ये आपको ये भी बता दें कि फ़लस्तीन से भी हालात इस कदर कितने ख़राब है, उसके बावजूद भी वहाँ से भी तकरीबन 6600 जो आज़मीन हैं वो मक्के मुकर्रमा
آ رہے ہیں کہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ بہرحال اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔